स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर एक नया चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चैप्टर 7 में आपने इंटीग्रल यानी कि इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस किया है ना। आपने वहाँ थोड़ा बहुत देखा भी होगा कि भाई इंटीग्रेशन यानी कि आपके पास अगर कोई फंक्शन है f(x), ओके, और इसका आप डेरिवेटिव निकालोगे। क्या निकालोगे? डेरिवेटिव। तो आपके पास मिलेगा f(x), है ना। तो आपके पास क्या मिलेगा? f(x). और अगर आप f(x) का इंटीग्रल करोगे, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आपका फिर से फंक्शन f(x) मिल जाएगा, है ना। आपको पता है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो होता है f(x), और अगर f(x) जो भी हमारे पास डेरिवेटिव ऑलरेडी चीज है उसका हम इंटीग्रल निकालेंगे तो हमें f(x) मिल जाएगा। देखो, इंटीग्रल और इंटीग्रेशन में डिफरेंस है, या आपके पास दिमाग में हो तो ठीक है, समझो यहाँ कि इंटीग्रल है ना, वो मतलब हमारे पास कोई भी फंक्शन है, फंक्शन सपोज x है, और इसका हम अगर इंटीग्रल निकालते हैं तो हमें पता है कि इसका इंटीग्रल होता है x² प्लस कोई कांस्टेंट c होता है। ओके, तो ये होता है इंटीग्रल, और ये जो हमें आंसर मिलता है वो होता है इंटीग्रेशन। या तो इस प्रोसेस को, प्रोसेस ऑफ इंटीग्रल, प्रोसेस ऑफ इंटीग्रल is called इंटीग्रेशन। ओके, हम जो इंटीग्रल करने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन। ओके, या तो आप इंटीग्रल और इंटीग्रेशन के बारे में आप कंफ्यूज मत होना। जो हमारे पास इंटीग्रल यानी हम जो ये चीज करते हैं वो इंटीग्रल है, बट हम जो इंटीग्रल करने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। ओके, अगर आपके पास दिमाग में ये एक क्वेश्चन ये भी होगा कि भाई डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन में डिफरेंस क्या है? तो डेरिवेटिव यानी हमारे पास कोई भी फंक्शन है तो आप उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, पर इस जो डेरिवेटिव निकालने के लिए जो आपके पास प्रोसेस लगती है उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। आई बात समझ में? तो कंफ्यूज मत होना इंटीग्रल और इंटीग्रेशन के बारे में, और डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन के बारे में कंफ्यूज मत होना। ओके, तो हमें यहाँ क्या करना है भाई? हमें उस इंटीग्रल का यूज करना है, और हमें कहीं ना कहीं यहाँ कुछ तो फाइंड करना है ना। और हमें बेसिकली इस चैप्टर में इंटीग्रल का यूज करके हमें एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो भाई आपके मन में फिर से एक क्वेश्चन होगा कि एरिया निकालना तो हमें आता है ना, क्योंकि आपको एरिया कौन से चीज का आता है? इस चीज का, है ना, रेक्टेंगल का आता है। अगर आपको मैं ऐसी कोई चीज बता दूं तो इसका भी आप एरिया निकाल दोगे, इस ट्रायंगल का भी एरिया निकाल देंगे, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है ना। इन सभी चीजों के आपके पास फॉर्मूला है। पर मैं आपको बोलूं भाई इस चीज का एरिया निकाल के दिखाओ मुझे, चलो हिम्मत हो तो इस चीज का एरिया निकाल के दिखाओ, है ना। मैं अगर बोलूं ये फिगर आप समझ लेना, क्योंकि फिगर में मेरा हाथ थोड़ा सा कच्चा है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इस चीज का एरिया निकाल के बताओ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी तक इसका फॉर्मूला नहीं है, भाई। तो आपके पास इसका एरिया निकालने के लिए कोई भी आंसर ही नहीं होगा, है ना। तब देखो, ये जो पार्ट है ना, टोटली पार्ट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ये एडवांस कैलकुलस का पार्ट है ना। तो आप लोग 12th खत्म करके आगे जाओगे और मैथ्स के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ोगे आगे, तो आपके लिए एक सब्जेक्ट आएगा, इसका नाम होगा एडवांस कैलकुलस। और एडवांस कैलकुलस में ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, इट्स इंजीनियरिंग कोर्स। ओके, तो आपको एक एडवांस कैलकुलस का एक पार्ट पढ़ना पड़ेगा, उसमें इसके बारे में सब कुछ डिस्कशन है। तो यहाँ देखो, हमने तो एक छोटा सा पार्ट गिवन है, उसके बारे में यहाँ हमें डिस्कशन करना है। मैं ज्यादा आपको डीप में नहीं ले जाऊंगा। तो यहाँ देखो, हमें इसकी फॉर्मूला पता नहीं है,
हमें इसकी फॉर्मूला बतानी है। तो यहाँ हमारी लिमिटेशन आ गई कि भाई हमें कोई सही तरह ढंग की कोई फिगर हो हमारे पास तो उसका हम एरिया निकाल सकते हैं आसानी से। बट हमारे पास कोई ऐसी फिगर है, हमारे पास सपोज ऐसी कोई फिगर है, सपोज ऐसी कोई फिगर है या तो ऐसी कोई फिगर है, तो इसकी हम एरिया कैसे निकालेंगे? तो वहां हमारी लिमिटेशन आ गई। फिर भाई मैथमेटिशियन ने कुछ ना कुछ नया किया और उसने इंट्रोड्यूस किया इंटीग्रल। ओके, क्या इंट्रोड्यूस किया? इंटीग्रल। कि भाई हम इसका एरिया इंटीग्रल से निकाले तो क्या होगा? तो इसका जो उसने जो सोचा कि भाई हम इसका इंटीग्रेशन वो इंटीग्रल से निकाल सकते हैं, तो उसने प्रोसेस की। ओके, इंटीग्रल निकालने के लिए उसने जो प्रोसेस की और उस प्रोसेस में वो उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो कंप्लीट हो गया और उस एक्सपेरिमेंट को हमें यहाँ डिस्कशन करना है कि भाई कैसे हमें कोई भी ऐसी फिगर है तो उसका हमें कैसे निकालना है एरिया। ओके, पूरे के पूरे चैप्टर में हमें एरिया ही निकालना है पर डिफरेंट फिगर होगी। ओके, तो चलो पहले तो हम डिटेल में उसको समझते हैं। इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन के बारे में हमने समझा कि भाई एरिया की यह लिमिटेशन है, इसीलिए हमें इसकी हम यहाँ एरिया निकाल नहीं सकते, इसके लिए हमें इंटीग्रल का इंट्रोड्यूस किया। और अब हमें कैसी फिगर मिलने वाली है, क्या सिचुएशन होने वाली है, वो हम यहाँ डिस्कशन करेंगे डिटेल से। ओके, चिंता मत करना, हम डिटेल से समझेंगे। ओके, क्योंकि अभी तक आपने ऐसा कुछ चैप्टर पढ़ा नहीं, आपके लिए बिल्कुल नया है। ओके, ये चीज अगर आपके दिमाग में नहीं है तो ये चीज नोट डाउन कर लेना कि प्रोसेस ऑफ इंटीग्रल इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन एंड प्रोसेस ऑफ द डेरिवेटिव इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन। कंफ्यूज मत होना। ओके, एक बात और बता देता हूं कि ये जो हमने इंटीग्रेशन किया वो इंटीग्रेशन कौन सा था? वो इंटीग्रेशन इनडिफाइनेट इंटीग्रेशन था। इनडिफिनिट है ना हमारे पास, क्योंकि दो प्रकार के इंटीग्रल है, इनडिफाइनेट इंटीग्रल और डिफाइनेट इंटीग्रल। तो हमें यहाँ जो यूज करना है वो डिफाइनेट इंटीग्रल का यूज करना है। और आपको पता है कि अगर मुझे इस x का डिफाइनेट इंटीग्रल मतलब सपोज मैं बोल दूं कि भाई x इज इक्वल टू यहाँ dx होता है ना, अगर मैं x इज इक्वल टू बोल दूं आपको 1 से 2 तक करना है x dx का इंटीग्रेशन, तो हम क्या करेंगे भाई x स्क्वायर बाय 2 और यहाँ 1 से 2 यानी कि ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और अपन में 2 यानी ये हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी 3/2। मैं डायरेक्ट कर दिया, आपको समझ में आता है तो यह डिफरेंट क्या है भाई कि ये इनडिफाइनेट इंटीग्रल है और ये डिफाइनेट इंटीग्रल है। यहाँ डिफरेंट क्या है? इनडिफाइनेट में ये कांस्टेंट c आता है ना, कांस्टेंट c आता है, और डिफाइनेट इंटीग्रल में ये कांस्टेंट यहाँ क्यों आता नहीं है। सपोज आपके दिमाग में ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ कांस्टेंट c क्यों लिखते हैं, यहाँ कांस्टेंट c क्यों लिखते हैं और यहाँ कांस्टेंट c क्यों नहीं लिखते? देखो आपके दिमाग में अगर ये भी प्रॉब्लम है तो इसका भी सॉल्यूशन हम थोड़ा सा करते थे, क्योंकि ये हमारा पार्ट नहीं है इस चैप्टर का, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन देता हूँ। हमारा चैप्टर का ये पार्ट नहीं है। देखो यहाँ और देखो यहाँ अच्छे से समझना, दिमाग लगाना थोड़ा सा। अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई ये sin x, अगर मेरे पास फंक्शन f(x) इज इक्वल टू sin x प्लस 1 है। ओके, अगर मेरे पास f(x) इज इक्वल टू sin x प्लस 2 है, अगर मैं बोलूं कि f(x) इज इक्वल टू sin x प्लस 3 है, अगर मैं बोलूं ऐसा बोलूं कि f(x) इज इक्वल टू sin x प्लस कोई भी 5 है सपोज। ओके, अब देखो मेरी बात अच्छे से समझना। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूं तो ये हो जाएगा f(x) इज इक्वल टू sin का हो जाएगा cos x और x का हो जाएगा 1 का हो जाएगा 0, यानी कि ये cos x आ गया। अगर इसका डेरिवेटिव निकालो तो f(x) इज इक्वल टू ये हो जाएगा sin का डेरिवेटिव होता है cos x और ये 2 का 0 हो गया। इसका अगर f(x) निकालो तो ये हो जाएगा sin का हो जाएगा cos x और ये हो जाएगा 0। अगर मैं ऐसा डेरिवेटिव निकालो तो f(x) इज इक्वल टू sin का हो जाएगा cos x और इस 5 का हो जाएगा 0। तब ध्यान से देखो, एक चीज को नोटिस करो कि हमारे पास तो भाई डिफरेंट फंक्शन थे, ये चारों डिफरेंट फंक्शन है और उस डिफरेंट फंक्शन का हमने डेरिवेटिव निकाला तो एक ही
देखो एक ही चीज मिली, cos x और सब में cos x ही मिला। दिमाग लगाओ, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन थे और उस डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के हमने डेरिवेटिव्स निकाले तो सभी का cos x ही मिला। ओके, क्योंकि मुझे पता है कि fx में से f' में जाने के लिए हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ता है ना, और f' में से fx में जाने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इंटीग्रल। ओके, अब देखो, अब समझो, ये भाई साहब है ना, वो डेरिवेटिव चीज है, वो क्या है? डेरिवेटिव है। और अब हमें इसका इंटीग्रल करके fx निकालना है। तो ध्यान से देखो, इस f' का मैं इंटीग्रेशन करता हूं cos x dx। तो इस cos x का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या आता है? sin x आता है ना, यहां लिखता हूं sin x। ओके, अगर मैं ये हमारे पास cos x, हमारे पास मेन फंक्शन तो ये था ना sin x plus 1, उसका डेरिवेटिव क्या है? cos x। बट हमारे पास तो यहां मुझे जो मिलेगा वो तो फंक्शन मिलेगा, पर यहां देखो फंक्शन नहीं है, ओनली sin x है, पर यहां हमारे पास sin x plus तो 1 है, तो ये तो मुझे लिखना पड़ेगा, है ना। अगर मैं इस भाई साहब का इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इसका इंटीग्रेशन मतलब cos x dx, तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या आएगा? sin x से आएगा। क्या आएगा? sin x से आएगा। पर यहां हमारा जो मेन फंक्शन है वो 2 वाला है ना, तो मुझे यहां 2 ऐड करना पड़ेगा। यहां मैंने 1 ऐड किया, यहां मैंने 2 ऐड किया। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा इस cos का, तो इस cos का भी हमें क्या मिलेगा? cos x dx sin x। बट यहां तो हमारे पास 3 है भाई, तो इसके लिए हमें 3 ऐड करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, हमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ता है। देखो इंटीग्रेशन में जब हम इंडिफाइनाइट इंटीग्रेशन करते हैं तब हम मेन फंक्शन लाने के लिए कुछ ना कुछ तो हम यहाँ क्या करते हैं? ऐड करते हैं। बट हमने सोचा कि अगर हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ऐसे करें कि हमें ये सब कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, फिर ये सब लोगों ने मिलकर सोचा कि भाई इसका कोई जनरल फॉर्म बता दो कि अगर cos x का इंटीग्रेशन में करूं तो ये हो जाएगा sin x, और ये जो कांस्टेंट है ना, सब में जो डिफरेंट आता है वो कांस्टेंट में कोई c ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? c ले लेता हूं। फिर ये इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में ये c हमने लिया। आई बात समझ में? क्योंकि ये sin x है ना, ये sin x, ये तो मेन फंक्शन होता है ऑलवेज। ये क्या होता है? कैपिटल fx प्लस c होता है ऑलवेज। देख लेना आपके इंटीग्रेशन में। ओके, ये कैपिटल fx और ये चीज क्या होती है भाई? ये ऑलवेज स्मॉल x dx होता है। स्मॉल x यानी डेरिवेटिव टाइप का fx होता है। ओके, देखो रहो, तो ये जो चीज है ना fx, ये मेन हमारा फंक्शन होता है ऑलवेज। ये क्या होता है? मेन फंक्शन होता है, और ये कांस्टेंट c होता है। ओके, तो ये हमारा मेन फंक्शन है, ये कांस्टेंट c है। तो आपके पास तो ऐसे इनफाइनाइट मेनी फंक्शन हो सकते हैं, और उस इनफाइनाइट मेनी फंक्शन का एक ही सॉल्यूशन होता है ये। आई बात समझ में? इसलिए हम यहाँ c यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ c यूज नहीं करते, यहाँ c यूज नहीं करते, कहाँ है? यहाँ, क्योंकि हमें यहाँ पर्टिकुलर कोई आंसर मिलता है। देखो आपको चौकस कोई आंसर मिलेगा यहाँ डिफाइनाइट इंटीग्रल में, यहाँ कोई चौकस आपको आंसर मिलेगा नहीं, आपको कोई पर्टिकुलर आंसर मिलता नहीं, इसीलिए हम यहाँ c लगाते हैं। तो आई होप कि मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझा पाया, क्योंकि ये हमारा पार्ट नहीं है चैप्टर का, फिर भी थोड़ा सा मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, चलो अब हम चैप्टर के ऊपर जाते हैं। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। ओके, ये थोड़ा सा नोट डाउन करने में ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो, अब यहाँ मैंने कहा है कि यहाँ हमें क्या निकालना है? कोई भी हमारे पास डेटा होगा तो उस डेटा के अकॉर्डिंग हमें फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी, और उस फिगर पे हमें एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया निकालना है। अब देखो, अब मेरी बात सुनो कि एरिया कैसे निकालना है उसका हम बेसिक से पहले तो डिस्कशन करते हैं। उसका पहला टॉपिक है एरिया अंडर द सिंपल कर्व। एरिया अंडर द सिंपल कर्व।
ओके सिंपल। ये टॉपिक को सुन लो पहले कि भाई यहाँ क्या है, इस चैप्टर में क्या होने वाला है, इस चैप्टर में मजा आने वाला है। ओके अब देखो यहाँ अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन y इज इक्वल टू f(x) का फंक्शन है और x इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a b, इट्स अ डोमेन। ओके या तो ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल बोलो ना तो भी चलेगा। अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई मेरा जो मैंने क्या बोला कि भाई हमें एरिया निकालना है अंडर द सिंपल कर्व, मतलब हमारे पास ये xy प्लेन है, ये xy है, ओके ये 0 0 है मिड पॉइंट। तो यहाँ देखो यहाँ मैं कोई भी अगर मैं कर्व ले लेता हूँ, क्योंकि हमें सिंपल कर्व की बात करनी है, यहाँ से मैंने कोई भी कर्व ले लिया, सिंपल कर्व कोई भी, और मैंने सोचा कि भाई यहाँ से मुझे इसका एरिया निकालना है, इसका इस चीज का, मतलब यहाँ से लेके यहाँ से ये x एक्सिस के ऊपर से मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ a और ये x एक्सिस के पॉइंट ले लेता हूँ कोई b, क्योंकि हमारा x जो है ना वो a के b के बीच में बिलोंग करता है। अब मैं आपको बोलूं कि भाई मुझे ये जो बीच की वाली जो चीज मिली ना, ये चीज, इसका हमें एरिया निकालना है, इसका क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। ओके तो अब ध्यान से देखो एरिया कैसे निकालना है, एरिया कैसे निकालना है, मेन प्रॉब्लम ये एकदम सिंपल है। देखो ये सुनो भाई बात, हमें एरिया निकालने के लिए क्या करना है कि यहाँ हम किस एक्सिस की बात कर रहे हैं, किस एक्सिस की बात कर रहे हैं, देखो एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, है ना, ये सिंपल कर्व जो है ना वो एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस, ओके एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो अब हमें जो एरिया मिलेगा ना वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। देखो यहाँ हमें एरिया निकालने के लिए यहाँ हमें एक्स एक्सिस के टच में से एक छोटी सी स्ट्रिप दौड़नी है, क्या करनी है, छोटी सी एक स्ट्रिप ड्रॉ करनी है। ये देखो ये मैंने थोड़ा सा लेटर जैसा कुछ बना दिया है, ओके, और ये किसको पैरेलल करता है, y को, तो इसकी लेंथ क्या होगी, y होगी, ओके, क्योंकि मैंने ये बड़ा वाला x है ना, ये तो बड़ा वाली x एक्सिस है, उसमें से मैंने ये छोटा सा पार्ट लिया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, dx हो गया। आपने फिजिक्स में देखा होगा कि अगर मेरे पास कोई भी ऐसी कोई फिजिक्स में आपको लगभग ऐसी फिगर मिलती है, ऐसी फिगर, ओके, और इसको आप ऐसे ऐसे करो, फिर थोड़े से बॉक्स बना दो, और ये जो बॉक्स बनता है वो dx का बनता है ना, ये आपने फिजिक्स में देखा होगा, ये dx का बनता है, वो ये सभी dx का ही होता है, ये dx, ये भी dx होता है। तो मैंने यहाँ छोटा सा पार्ट ले लिया, तो ये जो x एक्सिस है तो मैंने dx ले लिया, अगर y एक्सिस होती तो मैं dy लेता, ओके। अब देखो यहाँ हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया इज इक्वल टू क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन का यूज करना है। तो करो इंटीग्रेशन कैसे निकालना है, देख लो यहाँ एक बार देख लो यहाँ कि यहाँ हमें कहां से कहां जाना है, x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तक जाना है, यहां तक का हमें एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तक लिखेंगे, फिर हमें पता है कि एरिया निकालने के लिए हमारे पास लेंथ क्रॉस ब्रेथ होनी चाहिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला है, यहाँ लेंथ क्या है y है, ब्रेथ क्या है dx है, ये हमारा एरिया का फॉर्मूला बन गया। देखो ये हमारा क्या बन गया, एरिया का फॉर्मूला, ओके। इसी तरह हमें एरिया निकालना है। अब y यहाँ क्या हो जाएगा, फंक्शन होगा, y हमारा क्या होगा, फंक्शन होगा, dx क्या होगी, छोटी सी ब्रेथ होगी, है ना, क्योंकि संकलन का इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन को गुजराती में संकलन बोलते हैं, और गुजराती मतलब होता है कि एकत्रित करना, जो भी हमारे पास छोटी छोटी चीज है ना उसको एक साथ जोड़ना, ओके। क्योंकि हमारे पास ये फंक्शन है और ये फंक्शन का ये फिगर है, और इस फिगर में छोटी छोटी जो भी चीज है ना, यानी कि dx dx जितनी भी चीज है ना उसको सभी को एक साथ यहाँ एक साथ करना है, ओके, एक साथ जोड़ना है, और जो भी हमें एरिया मिलेगा वो इस फिगर का एरिया मिलेगा। आई बात समझ, ओके। चलो अब एक दूसरी बात सुनिए कि ये तो भाई x एक्सिस के अकॉर्डिंग था, अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई y एक्सिस के अकॉर्डिंग निकाला, और ये आपको मैं बोलूं कि ये हमारा फंक्शन है fx और x बिलोंग a to b, ओके,
और इसी कुछ मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और यहाँ मेरा ये y सॉरी नहीं, ये y इज इक्वल टू x नहीं है, x इज इक्वल टू fy है, x इज इक्वल टू fy है, क्योंकि हमारा जो यहाँ जो कर्व मिलने वाला है वो y में मिलेगा। ओके, वो क्या होगा, y में होगा। अगर आप यहाँ कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि ये वेरिएबल ऑफ y है, ये क्या है, वेरिएबल ऑफ y, क्योंकि मुझे y अक्ष में लेना है, यहाँ मुझे क्या लेना है, y एक्सिस में लेना है। ओके, तो यहाँ से अगर मैं कोई a से b तक मुझे निकालना है, यानी कि यहाँ y इज इक्वल टू a होगा और ये y इज इक्वल टू b होगा, तो इसके बीच का अगर हमारे पास एरिया बनता है, इसका अगर हमें एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, y x की बात है ना, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ से भाई एक लेडर जैसा एक स्ट्रिप ड्रॉ करूंगा, है ना, एक क्या करूंगा, मैं स्ट्रिप ड्रॉ करूंगा और वो किसके पैरेलल है, x एक्सिस को पैरेलल है, इसका मतलब इसकी लेंथ क्या आएगी, x एक्सिस। कहां पे ये स्टार्ट होती है, तो कि भाई y एक्सिस पे, तो इसकी जो ब्रेथ होगी क्या होगी, dy होगी। इधर समझ में। अब इसका अगर मुझे निकालना है एरिया, तो मैं क्या करूंगा कि भाई एरिया का मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक जाता है, तो फिर y इज इक्वल टू a से y इज इक्वल टू b तक जाता है, तो यहां लिखूंगा y इज इक्वल टू a से y इज इक्वल टू b। और लेंथ क्या है, लेंथ क्रॉस ब्रेथ, लेंथ हमारे पास है x और ब्रेथ हमारे पास है dy, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ x की जगह कोई भी फंक्शन आ सकता है। ओके, इतनी तो आपको बात समझ में आ गई होगी शायद। अब देखो, अब सिचुएशन थोड़ी सी चेंज करता हूं मैं। अब सिचुएशन क्या करता हूं, थोड़ी सी चेंज करता हूं कि अगर मेरे पास सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाए, सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाए, ये थर्ड नंबर में, इसको सेकंड नंबर और ये फर्स्ट नंबर। ओके, अगर मेरे पास सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाए कि भाई ये हमारा xy प्लेन है, ओके, ये हमारा xy प्लेन है, देखो, और जो मेरा कर्व है ना वो यहाँ मिल रहा है, वो यहाँ मिल रहा है, नीचे मिल रहा है ना, और ये है हमारा x इक्वल टू a और ये है हमारा x इक्वल टू b है, और हमारा जो एरिया मिलता है वो ये है ना, हमारा एरिया ये चीज है। तो भाई हम क्या करेंगे, यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ x एक्सिस की बात की है, तो x एक्सिस को पकड़ेंगे और यहाँ से हम एक छोटी सी स्ट्रिप यहाँ खींचेंगे। ओके, लेडर जैसे एक छोटी सी स्ट्रिप यहाँ खींचेंगे और वो किसके पैरेलल है, उस y के पैरेलल है, तो उसकी जो लेंथ होगी वो y होगी और जो ब्रेथ होगी वो dx होगी। ओके, अब हमें इसका अगर एरिया निकालना है, तो एरिया इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक जाते हैं, x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तक जाते हैं, है ना। अब लेंथ क्या है इसकी, y है, और ब्रेथ क्या है हमारा, dx, क्या है, dx। बट देखो ये नीचे जा रहा है ना, तो यहाँ y क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है ना, y क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव, तो मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, नेगेटिव की साइन लिखनी पड़ेगी, है ना। तो अगर यहाँ मैं नेगेटिव की साइन रख दूं और नेगेटिव को यहाँ मैं बाहर ले दूं तो भी चलता है, पर सोचो एक बात कि कहाँ भी आपने देखा कि एरिया किसी का भी नेगेटिव है, एरिया किसी का नेगेटिव हो ही नहीं सकता, है ना। अगर छोटी सी चौक ले लो, है ना, इसको ले लो तो इसका छोटा कोई पार्ट ले लो तो उसका भी कुछ ना कुछ तो एरिया होगा ही। ओके, अगर छोटी सी भी कोई भी चीज ले लो तो उसका कुछ ना कुछ तो एरिया 0.00001 उसका एरिया है। ओके, वो जीरो भी नहीं होगा और जीरो से कम भी नहीं होगा उसका एरिया, पर यहाँ हमें तो माइनस मिल रहा है, देखो एरिया, और हमें पता है कि किसी का एरिया माइनस नहीं होता, तो हम क्या करेंगे भाई, इसको पॉजिटिव बना देंगे, यानी कि a इज इक्वल टू, हम उसका मोड ले लेंगे, a इज टू बी y dx, क्या लेंगे, उसका मोड ले लेंगे। अब एक बात सुनो, अब देखो यहाँ कि भाई यहाँ हमने फंक्शन लिया y में,
उसका छोटा सा पार्ट dx में मिला। यहां मैंने फंक्शन लिया x में, तो उसका छोटा सा पार्ट किसमें मिला, dy में मिला। तो समझो आपके पास फंक्शन में y है, उसका छोटा सा पार्ट ऑलवेज dx में ही होगा। ओके, याद रखना ये बात। अगर हमारे पास फंक्शन x में है, मतलब x इज इक्वल टू फंक्शन में है, तो उसका छोटा सा पार्ट होगा वो dy में ही होगा। और ये जो आपको फंक्शन में मिलेगा, ये फंक्शन वो वेरिएबल ऑफ x का होगा, वेरिएबल ऑफ x में होगा। क्या होगा, वेरिएबल ऑफ x में होगा, क्योंकि यहाँ छोटा सा ये वेरिएबल ऑफ y में। ये समझो, मैं आपको जब सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज जनरेट करती है। तो ये थोड़ी सी समझ लो कि पॉजिटिव पार्ट में है तो ऐसा कुछ होगा, y एक्सिस पे है तो ऐसा कुछ होगा, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में है तो ऐसा कुछ होगा। ओके, अब हम एक चीज समझते हैं कि अगर हमारे पास इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तब क्या होगा भाई सिचुएशन। देखो यहां समझो कि अब हमें यहां क्या लेना है, एक अनदर सिचुएशन क्रिएट करनी है। कौन सी, ये देखो ध्यान से देखो, यहां ऐसा कुछ करना है। अब देखो यहां ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये 0 पॉइंट है। ओके ना, अब हमें एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट करनी है कि यहां से इसका एरिया निकालना, दोनों का कॉम्बिनेशन ले लिया है ना, आसान भाषा में। अब हमें क्या करना है कि भाई यहां से स्टार्ट करना है इस पॉइंट से, या समझने के लिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट करता हूं क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है, हमें 0 से स्टार्ट नहीं करना, फिर भी चलेगा। चलो मैं क्या करूंगा, यहां से कोई पॉइंट ले लूं, x = a, इसको बोलते हैं x = a, और यहां से मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं x = b, और ये जो इंटरसेक्ट करता है इसको बोलता हूं x = पॉइंट c। ओके, तो अब देखो इसका हमें एरिया निकालना है। तो अब सोचो कि भाई ये यहां हमें जो इसका कवर्ड एरिया जो है वो तो ये है ना, ये है और ये है, इसका जो कवर्ड एरिया है वो ये है। तो हम यहां क्या करेंगे कि इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि भाई एक बात सुनो कि एक काम करते हैं, इसका डायरेक्ट एरिया तो नहीं निकलेगा, बट हम इसका एरिया निकाल लेते हैं और इसका एरिया निकाल लेते हैं और उन दोनों का सम कर लो, चलेगा, डेफिनेट चलेगा। देखो यहां मैं कर सकता हूं एरिया A = इंटीग्रेशन, तो मेरा फर्स्ट इंटीग्रेशन कहां से कहां तक जाता है, यहां से यहां तक, है ना। तो इसकी ही पहले मैं बात करता हूं, समझो यहां मैं इसको भूल जाता हूं अभी। तो इसका एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां से छोटी सी स्ट्रिप ड्रॉ करूंगा, है ना, यहां क्या करूंगा, छोटी सी स्ट्रिप ड्रॉ करूंगा, और ये जो स्ट्रिप है किसके पैरेलल है, y के, तो इसकी लेंथ जो बन जाएगी वो y होगी, और ये छोटा सा पार्ट यहां बन रहा है वो dx होगा। ओके, अब देखो मुझे कहां से कहां तक जाना है, x = a से x = c पे जाना है, लेंथ क्रॉस ब्रेथ, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है, तो यहां लेंथ है y और ब्रेथ है dx। ओके, ये तो इसकी मैंने बात की, अब मुझे इसकी भी बात करनी है साथ ही साथ, तो मैं यहां प्लस की साइन करूंगा, और इसका एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां से छोटी सी स्ट्रिप ये ड्रॉ करूंगा, है ना, यहां से मैंने छोटी सी स्ट्रिप खींच ली है। ये किसके पैरेलल है, तो भाई y के पैरेलल है, ये छोटा सा पार्ट हमारा dx मिला। अब यहां मुझे कहां से कहां तक जाना है, x = c से x = b तक जाना है, लेंथ y है, ब्रेथ dx है, बट यहां क्या आएगा माइनस, और माइनस को हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, मॉड्यूलस लगा देंगे। सही बात समझ रहे हैं, यहां क्या आ जाएगा माइनस, और माइनस को हटाने के लिए हमें मॉड्यूलस लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में, ओके। तो ये था हमारी सिचुएशन नंबर 3 या तो 4 जो भी हो। ओके, अब हमने इस कर्व के बारे में तो डिस्कशन कर दिया, अब हमें लाइन के बारे में डिस्कशन करना है। ओके, अब हमें क्या करना है, लाइन के बारे में डिस्कशन करना है। तो इसको मैं हटाता हूं, तो चलो ये भी आप लिख लो। ओके, इसको मैं पॉज करके आप लिख लेना, मैं हटा देता हूं। अब लाइन के बारे में डिस्कशन करना है, तो ये बात समझो पहले कि अगर हमारे पास, मैं आपको बोलूं कि भाई x = 1 है,
x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 3 है। ओके, ये हमें लाइन ड्रॉ करनी है किसमें, xy प्लेन में। एक बात समझ लो कि जो भी मैं बात करूंगा वो xy प्लेन के अंदर ही बात करूंगा। तो इसको हमें, ओके, ये टॉपिक चेंज हो गया और ये टॉपिक तो नहीं है, ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट और बेसिक चीज है। ओके, तो ये टॉपिक मत लिखना। अब यहाँ हमें जो लाइन है उसका करना है, समझ लेनी है। ओके, अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, अब यहाँ होता है 0, ये 1 2 3 4 होता है ना। अब मुझे ऐसा बोले कि भाई x इज इक्वल टू y प्लॉट करो इस xy प्लेन में, तो मैं क्या करूंगा कि भाई x इज इक्वल टू 1 कहाँ आता है, तो भाई ये हमारी x एक्सिस है और उसमें x इज इक्वल टू 1 यहाँ आता है। तो x इज इक्वल टू 1 वो कहां तक आता है कि भाई यहां से आप ये लाइन खींच लो तो यहां सब जगह x इज इक्वल टू 1 नहीं होगा। देखो चेक करो, यहां आप चेक करोगे तो यहां भी होगा x इज इक्वल टू 1। ध्यान से देखो, अगर यहां मेरे पास 1 है, यहां मेरे पास 2 है, यहां 3 है, तो अगर मैं इसकी बात करूं यहां x इज इक्वल टू 1 होगा और y इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। यहां की बात करूं तो x इज इक्वल टू 1 होगा, y इज इक्वल टू 2 होगा। y को भूल जाओ भाई, y को भूल जाओ, हमें तो x की बात करनी है। यहां से आप सपोज ये कोई 10 है तो यहां x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 10 ही होगी, और y को भूल जाओ, हमें x की ही बात करनी है। सभी जगह x की वैल्यू क्या मिलेगी, ओनली 1 ही मिलेगी। ओके, इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो कि अगर मैं आपको बोलूं कि x इज इक्वल टू 1, अगर मैं आपको बोलूं कि x इज इक्वल टू 2, तो वो x इज इक्वल टू 2y के पैरेलल होगी। x इज इक्वल टू 2y के पैरेलल होगी। अगर मैं बोलूं कि x इज इक्वल टू 3 को ड्रॉ करो तो वो क्या होगी, y के पैरेलल होगी। समझो एक बात, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास ऐसे कोई पॉइंट है y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, इसको आप प्लॉट करो xy प्लेन में, तो मैं क्या करूंगा कि भाई xy प्लेन लूंगा, है ना, xy प्लेन लूंगा, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, y इज इक्वल टू 1 2 3 कहां आता है, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, है ना। तो क्योंकि यहां y की वैल्यू है तो वो किसके पैरेलल होगी, x के पैरेलल होगी। कहां होगी, x के पैरेलल। ध्यान रखो, ये y इज इक्वल टू 1 है, x के पैरेलल y इज इक्वल टू 2 और x के पैरेलल y इज इक्वल टू 3 है। बस इजी पार्ट है ना। ओके ओके, तो मैं यहां स्टॉप करूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेक्चर, और आगे के लेक्चर में हम थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग दिखाएंगे। ओके, फिर सम करने में मजा आएगा। ओके, चलो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।